हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारे वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी करंट अफेयर्स है और आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहला है कोलोंगचू हाइडल प्रोजेक्ट, सेकंड है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, थर्ड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और फोर्थ है कोवैक्सीन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा कोलोंगचू हाइडल पावर प्रोजेक्ट। देखते हैं क्या है ये। India and Bhutan took a major step forward for the construction of a 600 megawatt कोलोंगचू प्रोजेक्ट। तो ये इंडिया और भूटान के बीच में एक प्रोजेक्ट है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, जो कि भूटान के पास काफ़ी ज़्यादा मतलब कैपेबिलिटीज़ हैं हाइडल पावर की, तो उसी को भी हार्नेस करने की बात चल रही है। तो उसमें सबसे मतलब यही दोनों के बीच में डील साइन हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इट, यह है क्या। इट इज़ अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द रिवर कोर्स ऑफ द कोलोंगचू रिवर इन त्र्यास्यांगसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन ईस्टर्न भूटान। तो एक ये रिवर रन प्रोजेक्ट है, यानी नदी बहती रहेगी, उस पर बनेगा। नदी का जो फ्लो है उसको बिल्कुल उसमें कोई किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो वहाँ कोलोंगचू रिवर उसी पे बन रहा है, तो इसीलिए इस हाइडल प्रोजेक्ट का नाम भी उसी रिवर के ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्म्ड बिटवीन द ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ऑफ भूटान एंड द सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ऑफ इंडिया। तो दो अलग अलग कंपनियाँ हैं, एक जो वहाँ भूटान की है उसका नाम है ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन जो कि भूटान की है, और इंडिया की सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है। तो इन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट और इम्प्लीमेंट करेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारा द कोलोंगचू प्रोजेक्ट इज रिगार्डेड एज अ माइलस्टोन इन द इंडियन भूटान पार्टनरशिप under which four hydropower projects have been built in the last 30 years, totaling a capacity of 2100 megawatt। तो जो कोलोंगचू पावर प्रोजेक्ट है दोनों के दोस्ती के बीच में कह सकते हैं एक अच्छा साबित हो सकता है। इसके अंदर लगभग 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। पिछले 30 साल में लगभग 2100 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट। तो इंडिया की तरफ से क्या कमिटमेंट्स हैं। इट इज़ वन ऑफ 4 एडिशनल प्रोजेक्ट एग्रीड टू इन 2008 एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू हेल्पिंग भूटान क्रिएट अ टोटल ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2020। तो 2008 में एक डील साइन हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कि इंडिया ने कमिटमेंट दिया था भूटान को कि लगभग 10,000 मेगावाट की एक कैपेसिटी 2020 तक तैयार करेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है अदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट इन भूटान बिल्ट विद इंडियाज इन्वॉल्वमेंट आर 720 मेगावाट मांगदेचू, 1200 मेगावाट पुनसांगचू, और लास्ट हमारा 1020 मेगावाट पुनसारगुंगचू 2। तो ये दोनों लगभग ये 3 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें 2 एक ही पे, एक थोड़ा आगे एक थोड़ा पीछे बना हुआ है, मतलब सेम उसी पे साइड पे है। तो ये लगभग 4 हमारे प्रोजेक्ट हैं जो कि कंप्लीट हुए हैं अभी, जिसमें चौथा भी हाल में जो कंप्लीट हुआ है वो कोलोंगचू हाइडल प्रोजेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। व्हाट्स सो स्पेशल विद द प्रोजेक्ट, क्या ऐसा खास बात है प्रोजेक्ट के साथ। इट इज़ द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर इन भूटान लेस डेवलप्ड ईस्टर्न रीजन ऑफ त्रांगस्ते। तो ये भूटान का जो पूर्वी हिस्सा है तो उसमें जो प्रोजेक्ट है बनाया गया, जो कि माना जा रहा है कि काफ़ी वहाँ डेवलपमेंट यानी कि विकास कम है। सेकंड है इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंडिया भूटान हाइड्रो प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड एज अ 50-50 जॉइंट वेंचर एंड नॉट एज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट। तो ये एक अपने आप में सबसे पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसको 50-50 के 50-50 के पार्टनरशिप पे बनाया गया है, और ये कोई गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का एग्रीमेंट नहीं है। तो इस टॉपिक में था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहला है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, दैट इज NCPOR, एंड
गोवा यूनिवर्सिटी हैज सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड गोल्ड नैनो पार्टिकल। तो जो NCPR और गोवा यूनिवर्सिटी इन दोनों ने मिलके गोल्ड को नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में मतलब सक्सेसफुल रहे हैं। नेक्स्ट अभी है क्या, दे यूज्ड साइक्रोटॉलरेंट एंट्रेटिक बैक्टीरिया थ्रू अ नॉन टॉक्सिक लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली वे फॉर द सिंथेसाइसिस। तो कहने का मतलब है ये लोग एक साइक्रोटॉलरेंट एक एंट्रेटिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नॉन टॉक्सिक और लो कॉस्ट है और इको फ्रेंडली भी है, ताकि उस चीज़ का सिंथेसाइजेशन अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट है द स्टडी रिवील्ड जेनोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन GNPs ऑन सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया दैट इज SRB। तो इसके स्टडी में हमें ये पता चलता है कि एक जेनोटॉक्सिक इफेक्ट इस पे होता है GNPs पे, जो कि एक सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है इट डिस्प्लेड इनफ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ SRB एंड इट्स सल्फाइड प्रोडक्शन बाय डैमेजिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द DMA ऑफ द बैक्टीरिया सेल। तो ये काफ़ी अच्छा एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी को दर्शाता है जब ये ग्रोथ के SRB को मतलब इनहिबिट करता है। तो और इसमें जो सल्फाइड प्रोडक्शंस है जिनको जो कि डैमेज कर देती हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को DNA किसी बैक्टीरिया के सेल की। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट है जेनोटॉक्सिटी क्या है। It describes the property of a chemical agent that is capable of damaging the genetic information of a DNA and thus causing a mutation of the cell which can lead to a cancer। तो जो जेनोटॉक्सिटी है ये एक तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल एजेंट की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर क्षमता है कि किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डैमेज कर दे, मतलब उसका DNA का जो भी है वो डैमेज कर दे, और इसी के साथ साथ सेल म्यूटेशन भी होता है जो कि हो सकता है आगे चल के कैंसर का रूप ले ले। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है इससे, दीज GNPs कैन बी यूज्ड एज अ कंपोजिट थेरापेटिक एजेंट क्लिनिकली ट्रायल्स स्पेशली इन एंटी कैंसर, एंटी वायरल, एंटी डायबिटिक एंड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन GNPs का कि ये सबसे ज़्यादा मदद करती हैं हमें एंटी कैंसर, एंटी वायरल, मतलब ये सारी जो भी मेडिसिन बनती हैं, चाहे कैंसर से हो, वायरल से हो, डायबिटिक हो, कोलेस्ट्रॉल हो, मतलब इन सब की दवाइयाँ बनाने में मदद हमें करेगा। तो ये सबसे अच्छा इसका बेनिफिट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखते हैं इसमें क्या है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ रीअपॉइंटेड अ सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारे राष्ट्रपति ने दोबारा से जो के वेणुगोपाल हमारे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे उनको दोबारा से अपॉइंट किया है अटॉर्नी जनरल के पद पे ही। अब अटॉर्नी जनरल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया है उसको अपॉइंट करने का हम राष्ट्रपति करते हैं, और जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने जितना मतलब रिक्वायर्ड होता है क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट रिमूवल, कौन इनको हटा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एक्सप्लिसिटली फोक्स्ड द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द AG, that is the Attorney General, as well as it does not contain the procedure and grounds for his removal. Hence he holds office during the pleasure of the President। तो संविधान में कहीं भी ऐसा टर्म जो ऑफिस है मतलब अटॉर्नी जनरल का या फिर उनके कोई प्रोसीजर दिया रिमूवल का, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, कहीं भी एक्सप्लिसिटली खुद से नहीं बताया गया है। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो भी इनका ऑफिस होगा वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होगा, एंड राष्ट्रपति की जब तक मर्जी होगी तब तक वो वहाँ रह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट ड्यूटीज़, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अ लीगल मैटर। तो उनका सबसे पहला काम है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो भारत सरकार के वकील के तौर पे होते हैं, तो उनका काम है सरकार को लीगल एडवाइस देना। नेक्स्ट, टू परफॉर्म ऑल द लीगल ड्यूटीज सच आर रेफर्ड और असाइन्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, या उन सभी कामों को करना जो कि राष्ट्रपति द्वारा उनको दिया गया हो। थर्ड है टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, या कोई किसी तरीके का कोई फंक्शन जो कि संविधान में या किसी कानून में अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड दिया गया हो, तो सारे काम इनको, वो सारे फंक्शंस इनको परफॉर्म करने होंगे।
नेक्स्ट है राइट्स, इनके अधिकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहला ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये किसी भी कोर्ट में जाके अपना भाग ले सकते हैं, मतलब इनके पास अधिकार है। सेकंड है ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग्स एंड मेक एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे नेम्ड एज अ मेंबर बट विदाउट अ राइट टू वोट। तो किसी भी जो हमारा संसद है उसके किसी भी सदन में बैठ के भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर कोई कमेटी हो पार्लियामेंट की उसमें भी अगर उनका नाम है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार इन सभी जगहों पे नहीं है। नेक्स्ट है ही इंजॉयज ऑल इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस हैं जो कि किसी सांसद को मिलते हैं यानी किसी एमपी को मिलते हैं, तो वो सभी इनको भी इन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी सेम इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ही कैन प्रैक्टिस प्राइवेटली टू एज ही इज़ नॉट डिवाइडेड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। तो सरकारी वकील होने का मतलब ऐसा नहीं है कि इनको सरकारी नौकर बना दिया गया है। कहने का मतलब कि वो अपना प्राइवेटली चाहे कोई केस होगा प्राइवेट तो वो भी उसको हैंडल कर सकते हैं, उसमें कोई इनको रोक नहीं सकता है। तो इस टॉपिक में ज़्यादा चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ। लास्ट है हमारा कोवैक्सीन। इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट वो कोवैक्सीन has received the approval of Drug Controller General of India, that is DCGI, for the phase 1 and 2 of human trial clinical trials। तो हाल ही में जैसा आप सबको पता है कोवैक्सीन करके इंडिया का मेडिसिन बना है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जो कि एक भारत की कंपनी है भारत बायोटेक उसने बनाया है। तो हाल ही में उसको जो DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनसे एक अप्रूवल मिल गया फेज़ 1 और 2 जो ह्यूमन ट्रायल्स होने थे उसके लिए। अब कोवैक्सीन है क्या, व्हाट इज इट? इट इज़ एन इनएक्टिव वैक्सीन क्रिएटेड फ्रॉम अ स्ट्रेन ऑफ द इन्फेक्शियस SARS-CoV-2 वायरस। तो एक इनएक्टिव वैक्सीन है ये एक्टिवेटेड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट इसका कि इनएक्टिव है। ये एक जो स्ट्रेन है SARS-CoV-2 का वायरस का, यानी जो कोरोना वायरस का SARS-CoV है उससे बनाया गया है। अब है डेवलप बाय, किसने बनाया इसको? इट हैज़ बीन डेवलप बाय द भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड दैट इज ICMR एंड द NIV दैट इज इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। तो उसको बनाने का काम जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत बायोटेक कंपनी जो कि ICMR और NIV के साथ मिलकर बना रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है कोरोफ्लू, ये है क्या? द कंपनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ कोरोफ्लू और नेजल वैक्सीन फॉर कोविड-19 एज अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ वीरोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉसिन मेडिसिन एंड वैक्सीन फॉर्म ह्यूजन। तो ये भी एक कंपनी है भारत बायोटेक की तरह जो कि कोरोफ्लू करके एक मेडिसिन बना रही है कोविड-19 के लिए, यानी कोरोना वायरस के लिए किसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन में है तो उसके साथ मिलकर ये बना रही है। नेक्स्ट है DGCI क्या है, यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया क्या है, देखते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स सच एज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स फोर्थ फ्लूइड्स एंड वैक्सीन्स इन इंडिया। तो एक ये ऐसा ही संस्था है मतलब भारत सरकार की जो कि लाइसेंस देती है किसी भी ड्रग कैटेगरीज के लिए। कोई भी मेडिसिन अगर बनाता है चाहे वो खून या खून से बने किसी प्रोडक्ट से जुड़ी हो तो उसके लिए प्रोवाइड कराता है। लास्ट इसमें इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो एजेंसी है DGCI दैट इज़ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र में यानी कि ड्रग वाली जो मेडिसिन वाली मिनिस्ट्री है उसमें नहीं आता है, बल्कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।